नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगा सागर आपके साथ में। घड़ी में शाम के 5 बजने वाले, ऐसे में दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। खबरें रफ्तार से भी होगी और विस्तार से भी होगी। बारी बारी से आपको बताते हैं कौन सी वो 5 बड़ी और अहम खबरें हैं जो आज पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध की खबर से, जहां पर दूसरे दौर की जो वार्ता है उसको लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है कि क्या ये दूसरे दौर की बातचीत आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि एक तरफ अमेरिका बार बार ट्रंप की तरफ से जो बयान जारी करता है उससे सस्पेंस क्रिएट होता है, तो वही दूसरी तरफ ईरान है। ईरान साफ तौर पर यह कह रहा है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से नाकेबंदी अमेरिका नहीं हटाता है तब तक ईरान बातचीत के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दूसरी खबर ग्वालियर से है, जहां पर मध्य प्रदेश में शिवपुरी के पिछोर से बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी से जुड़ी यह खबर है। आपको याद होगा 2 दिन पहले एक बयान सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था जिसमें वो कहते हैं कि करेला क्या किसी के डैडी का है क्या। तो ये बयान उन्होंने दिया था अपने बेटे की थार वाले एक्सीडेंट की खबर के बाद, और उसके बाद अब इस पर हड़कंप मचा हुआ है। आज इस मामले में आईपीएस लॉबी खुलकर सामने आ गई और सीधे सीधे नियम कानून को लेकर अब सरकार को और विधायक को आड़े हाथों लिया है। क्या इस लॉबी ने पत्र में कहा है, दिखाएंगे आपको। तीसरी जो खबर है वो महिलाओं से जुड़ी हुई है। एकाएक पिछले 1 हफ्ते से महिलाओं के प्रति राजनेताओं का जो प्रेम है वो प्रगाढ़ हो चुका है और प्रतिस्पर्धा चल पड़ी है कि कौन महिलाओं का कितना हितैषी है। तो इस पर भी बात होगी कि मध्य प्रदेश में कैसे भोपाल में परजीवी कहा गया है विपक्ष के नेताओं को, क्या पोस्टर लगाया गया, इस पोस्टर में किसको किसको दिखाया गया। और ऐसी ही खबर राजधानी रायपुर से भी है, जहां पर सीएम साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और महिलाओं को लेकर फिर से एक बार ये जो बात है वो सामने आई है। लेकिन यहां पर जो चौथी खबर है वो रायपुर से है। सीएम हेल्पलाइन नंबर को लेकर जो 24 घंटे खुली रहने वाली है, इस हेल्पलाइन के जरिए कोई भी शिकायत कर सकता है। इसके लिए टाइमलाइन तय की जाएगी। हालांकि 1100 नंबर अभी भी चल रहा है, लेकिन उस पर शिकायतें कितनी हल हो पाती है हम सभी को पता है। बहरहाल बढ़ते आगे, 5वीं खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के सतना की यह खबर है। 11 साल के मासूम बच्चे की निर्मम हत्या कर दी जाती है और इसका आरोप लगता है पड़ोसी पर। क्या ये पूरा मामला है, इस खबर से क्या हमें सबक मिलता है, इसको जरूर देखिएगा। तो पहली खबर इजराइल, ईरान, अमेरिका युद्ध से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर बारंबार ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं उसके बाद अब एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा जा रहा है कि जो जेडी वैंस है वो इस्लामाबाद आ सकते हैं। हालांकि अभी इसको लेकर ईरान ने साफ कह दिया है कि हम बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार तब तक नहीं होंगे जब तक कि अमेरिका नाकेबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से नहीं हटा देता है। जिस तरह से अमेरिका बार बार अपना रुख बदल रहा है उससे कहीं ना कहीं ये जो बातचीत है ये दूसरे दौरे में नहीं जा पा रही है। हालांकि जो लेबनान पर इजराइल ने हमले रोके थे उसके बाद एक पॉजिटिव साइन दिया था ईरान ने और कहा था कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही हमले फिर से शुरू हुए तो कहीं ना कहीं ईरान ने इस पर नाराजगी जाहिर की और साफ कहा कि ऐसा ही चलता रहा तो ये बातचीत नहीं हो पाएगी। तो एक बार फिर से गेंद जो है वो अमेरिका के पाले में है। हालांकि अंदर खाने से खबरें ये जरूर आ रही है कि जेडी वैंस जो है वो इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात आपको ये भी बता दें कि 2 हफ्ते का जो वक्त दिया था अमेरिका ने सीज फायर का, उसका जो टाइम है वो कल यानी कि बुधवार को समाप्त होने वाला है। उसके बाद क्या फिर से बमबारी शुरू हो जाएगी, क्या फिर से एक बार एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर शुरू हो जाएगा, तो ये कल देखना होगा। इस बीच डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहते हैं कि अमेरिका बार बार जो अपने बयान बदल रहा है और ईरान तटस्थ है कि उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कोई नाकेबंदी नहीं चाहिए, नेगोशिएशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को वो लाना ही नहीं चाहता, ऐसे में क्या दूसरे दौर की बातचीत संभव दिखाई देती है, क्योंकि कल टाइमलाइन समाप्त हो रही है अमेरिका की? देखिए, टाइमलाइन तो समाप्त हो रही है। निश्चित रूप से पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि कल के बाद क्या होगा। अगर सीज फायर जो है कंटिन्यू नहीं रहा तो क्या स्टेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहेगा जलदमरूमत, उसका अगर रहा तो यूरोपियन देशों को, दूसरी दुनिया के दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को, सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी और इसमें कई बार तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद इसमें बड़े देशों की अपनी मिलीजुली भक्ति भी है
क्योंकि देखिएगा जब तक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद रहेगी तो रूस का तेल महंगा बिकेगा और इधर जो है पूरी तरह से अमेरिकन तेल जितना भी है यानी वेनेजुएला का तेल और दूसरी के तेल के दाम बढ़ते चले गए। तो $70 प्रति बैरल था, आज $112 हो गया और ये और आगे भी बढ़ सकता है और इससे पूरी दुनिया की महंगाई बढ़ेगी। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? इससे जो नरसंहार फिलहाल युद्ध विराम न होने से हो रहा है, लोग मर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो रहा है, ये सब आखिर मानवता के हित में तो नहीं है। और रहा सवाल ट्रम्प अभी क्या बोलते हैं, जब तक लोग सोचते हैं उन्होंने क्या बोला और इतनी देर में उनका स्टेटमेंट फिर बदल जाता है। ईरान ने हमला नहीं किया था, ईरान का भी रिजिड है, उसने कह दिया है कि हम जो है युद्ध के लिए तैयार हैं। अब तैयार किस तरह से हैं, क्या करेगा वो? क्या मिसाइलें? हाँ मिसाइलें उसके पास अभी 70% बची हुई हैं ऐसा कहा जाता है। ड्रोन भी उसके 40% से ज्यादा बचे हुए हैं। तो निश्चित रूप से वो इनका उपयोग अमेरिका के जो मित्र देश है, खाड़ी के देश हैं, उनके ऊपर करेगा। अगर ऐसा हमला होता है तो खाड़ी के दूसरे देश जो है अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं। नाटो के देश समझदार हैं, वो ट्रम्प की इस चाल से दूर हो गए हैं। संभावना क्या दिखती है आपको? क्या ये बातचीत आगे बढ़ पाएगी या लगता है कि इसके बाद सिर्फ बमबारी ही होगी? देखिए, अगर बातचीत नहीं आगे बढ़ पाई तो सीज फायर का समय थोड़ा बढ़ा देंगे और इस बीच में 1-2 मिसाइलें दागेंगे। निश्चित रूप से इजराइल ने जो लेबनान पर हमला किया है उसकी आज अमेरिका में जो चर्चा हुई है वो नाकेबंदी और ज्यादा कारगर हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि अगर इजराइल ने आपके लेबनान पर हमले पर युद्ध विराम कर दिया है तो ईरान को कहने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ईरान की ये मांग ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जो है नाकेबंदी बंद करिएगा, क्योंकि युद्ध होने के पहले नाकेबंदी तो नहीं थी ना, और समझौता होने के पहले नाकेबंदी का कहीं प्रश्न ही नहीं था। तो आपने 27 जहाज कैसे रोके हैं और रोके गए ज्यादातर जहाज ईरान से संबंधित थे। इसका मतलब ईरान को आप बिला वजह परेशान करना चाहते हैं। ईरान के झंडे वाले जहाज अगर आप रोक रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो आप जो है समझौता करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप बिल्कुल दबाव बनाने की जो रणनीति अमेरिका अपना रहा है वो शायद कारगर साबित नहीं होगी और ये आगे जो है संशय की स्थिति बरकरार रहती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी। इजराइल अमेरिका की लड़ाई के बारे में तो दुनिया भर में बातचीत हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में इन दिनों बात हो रही है शिवपुरी के एक सड़क हादसे को लेकर, जिसमें कि सत्ता बनाम कानून हो चुका है और शिवपुरी के जो विधायक है प्रीतम लोधी एसडीओपी को कह रहे हैं कि अगर 15 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो बंगले में गोबर भर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, इस तरह की धमकी वो खुलेआम दे रहे हैं। उनके जो बेटे हैं दिनेश लोधी, उन्होंने सुबह जिम जाते समय थार गाड़ी से 5 लोगों को कुचल दिया था और उसके बाद तो कहा कि भाई कानून सर्वोपरि है। विधायक जी ने यह कह दिया तो लगा कि विधायक जी संविधान को कितना मानते हैं, कितना विश्वास करते हैं और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते न्याय की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद उनके बोल बदल गए, बोल बिगड़ गए और सीधे सीधे एसडीओपी को यह तक कह दिया कि करेरा क्या तुम्हारे डैडी का है, मेरा बेटा यहां से चुनाव भी लड़ेगा और यहां आएगा भी। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मोड़ क्या आ गया है? आईपीएस लॉबी ने एक लेटर लिखा है। इस लेटर में साफ तौर पे कहा है कि जनप्रतिनिधि अगर इस तरह से कानून तोड़ते हैं, इस तरह से डराते धमकाते हैं आईपीएस अधिकारियों को, तो फिर कैसे न्याय हो पाएगा, केस कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे काम किया जाएगा। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिरकार ये सब बातें क्यों हो रही है और किस तरह का रसूख रखते हैं प्रीतम लोधी। और उन्होंने ये भी कहा एसडीओपी को कि जरा हमारा रिकॉर्ड भी खंगाल लीजिएगा। तो ये जो बयान उन्होंने दिया था वो यूं ही नहीं दिया था, क्योंकि उनके खिलाफ कुल 9 केस दर्ज है, जिसमें कि 3 मामले हत्या के हैं। पूछना चाहता हूं एसपी से मीडिया के माध्यम से कि आपको दिल्ली से कौन फरमान भेजता है? क्या मोदी जी भेजते हैं? क्या अमित शाह जी भेजते हैं? क्या हमारे महाराज सिंधिया जी भेजते हैं? और फिर आपको ही क्यों भेजते हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है भोपाल में, क्या आप चला रहे हो क्या पुलिस पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व चला रहा है?
मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं 15 दिन का समय दे रहा हूं, या इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मैंने केस में सहयोग नहीं किया है, इसका भी स्पष्ट चाहिए मुझे, तो जनता को मैं बताना चाहता हूं कि केस में मैंने कितना सहयोग किया है। मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में अगर स्पीकर नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। तो सत्ता का रसूख किस कदर सर पर सवार हो जाता है, यह खबर बताने के लिए काफी। और इस पर कोई भी आला नेता, बड़ा नेता ये नहीं कह रहा है कि वो जो बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत है, या इस तरह से कानून को हाथ में लेना गलत है, कानून सबके लिए बराबर है। ये एक शब्द किसी के मुंह से निकल नहीं रहा है। तो इस तरह से अगर सत्ता का इस्तेमाल होगा तो आप समझ सकते हैं कि संविधान का कितना ही पालन हो सकता है या होगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि भोपाल से है, जहां पर बीजेपी कार्यालय के बाहर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक पोस्टर चस्पा किया गया है, जिसमें कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी को दिखाया गया और इस पर लिखा गया है परजीवी। जी हां, होर्डिंग पर यह लिखा गया है कि यह परजीवी है, जिसके बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोक लगाने का आरोप इस पर लगाते हुए ये बातें लिखी गई है। इधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध जताया और होर्डिंग को ही फाड़ दिया। बताया जा रहा है कि होर्डिंग भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अंशुल तिवारी के द्वारा लगाया गया था। घटना के बाद शहर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तो कल भी आपको याद होगा कि प्रदेश भर में महिलाओं ने निकलकर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित न होने को लेकर आक्रोश जताया था बीजेपी के नेतृत्व में, और अब इस तरह का ये होर्डिंग लगाया गया है। तो कुल मिलाकर पिछले एक हफ्ते से अगर देखा समझा जाए तो एक तरीके का माहौल बनाने की कोशिश चल रही है कि कौन कितना महिलाओं के प्रति समर्पित रहा है, कौन कितना उनका हितैषी रहा है। एक होड़ समझ गई है। और इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। नीलाभ जी, वो तो परजीवी आपको कह रहे हैं, नारी शक्ति विरोधी आपको बताया जा रहा है, तो कांग्रेस अपने आप को डिफाइन क्यों नहीं कर पा रही, डिफेंड क्यों नहीं कर पा रही है, अपना पक्ष मजबूती से आप लोग क्यों नहीं रख पा रहे हैं? देखिए, जब कुप्रचार किया जाता है, 2023 में ये सर्वसम्मति से पास हो चुका था कि महिला आरक्षण रहेगा, लेकिन उसके बावजूद कुप्रचार किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ। लेकिन सब महिला भी समझ रही है, देश के लोग भी समझ रहे हैं कि एक तरह का प्रचार किया जा रहा है। और अगर 2023 जब ये प्रावधान बन चुका था तो क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो असल में कथनी और करने में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये खुद ही नहीं चाहती कि महिला आरक्षण हो, मतलब जब सर्वसम्मति से ये पारित हो चुका था तो अभी तक क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया? वही तो सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे नीलाभ जी, सवाल यही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। विपक्ष इसको भुनाने में कामयाब हो रहा है, लेकिन कांग्रेस अपनी बात नहीं हो रहा है। यही तो गलतफहमी, विपक्ष भुनाने में कामयाब नहीं हो रहा। विपक्ष असल में इसके पत्ते खुल चुके हैं, असली चेहरा जनता के सामने आ गया, इसलिए तो इस तरह पोस्टरबाजी कर रहे हैं। ये इसी तरह पोस्टर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं पोस्टर? कि जनता के सामने का असली चेहरा आ गया। इन्होंने जो एक हवाई गुब्बारा बनाया था, झूठ का पुलिंदा बनाया था, सोचा था हम महिलाओं की ले लेंगे, संवेदनाएं ले लेंगे, इनका असली चेहरा जनता के सामने आ गया कि असल में कौन महिला विरोधी, कौन महिला के सशक्तिकरण की मांग करता है। तो कांग्रेस को जिस तरह कटघरे में खड़ा करना चाहते थे, स्वयं कटघरे में आ गए। तो इस तरह की पोस्टरबाजी करके ओछी और छोटी हरकतें कर रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए सागर कसेरा जी जुड़ चुके हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। सागर कसेरा जी, ये परजीवी का पोस्टर लगाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? और एकाएक हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से ऐसा लग रहा है प्रतिस्पर्धा चल पड़ी है, महिलाओं का कौन कितना हितैषी है। आप इतने ही हितैषी थे तो 2023 में लागू कर देते, पास तो हो चुका था। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि ये पोस्टर पॉलिटिक्स नहीं है, ये भारत की महिलाओं का रोष है, आक्रोश है, जो इस माध्यम से दिखाई दे रहा है। अब बात रही 2023 में लागू कर देते, तो 2023 में जो विधेयक पारित हुआ सर्वसम्मति से, कांग्रेस ने भी जिसे मतदान करके अपना पक्ष दिया था, और आज वो बता रहे हैं कि हम तो बड़े महिला हितैषी, क्योंकि हमने तो 2023 में खुल के इसके पक्ष में मतदान किया, तो उसी में ये
बेसिक कंडीशन थी। और वो कंडीशन क्या थी कि पहले सेंसेक्स होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, और उसके बाद जाकर के ये विधेयक लागू होगा। और 2034 से पहले यह संभव हो नहीं सकता था। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे 2029 के चुनाव में किस प्रकार से पारित करके लागू किया जा सके, इसके लिए ये एक नवीन संशोधन विधेयक लेकर आया, जिसे कांग्रेस ने स्पष्ट तरीके से, जिसके विरोध में मतदान करके महिला के विरोध में अपना पक्ष स्पष्ट किया है। चलिए, अब आपको थोड़ा सा मैं और सागर जी बीच में रोक रहा हूँ माफी के साथ। आपको ये तो जानकारी होगी कि जब कोई कानून बनता है तो उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करती है, अधिसूचना भी जारी होती है। जानकारी है ना इस बात की आपको? बिल्कुल। तो आप जरा सा एक बार नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा। 30 सितंबर 2023 को इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है कि ये कानून बन चुका है। तो आपको नहीं लगता कि आप गुमराह कर रहे हैं? और आपको अगर इसमें संशोधन करना था तो परिसीमन के नाम से करते इस बात को आप, क्योंकि ये तो है पूरी तरीके से परिसीमन। बजट सत्र का वक्त था, उसको निकलने दिया आपने, उसके बाद अलग से आप इसको ला रहे हैं। आपकी मंशा पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव है, चुनाव के ठीक पहले आप ये कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये गुमराह करने की पूरी रणनीति विपक्ष की है, क्योंकि 2023 से विधेयक को, जो कि कानून बन चुका है जैसे आपने कहा, तो जिस कानून को इन्होंने सर्वसम्मति से पारित कराया उसी में तो ये मेंशन था ना। भाई, उसी के मेंशन की प्रक्रिया को डिलिमिटेशन के माध्यम से करने का ये प्रयास है। कसेरा साहब, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो पहले ही पास हो चुका है, ये तो डिलिमिटेशन है सीधे सीधे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिलिमिटेशन के बिना महोदय नारी सशक्तिकरण के हित में यह फैसला हो ही नहीं सकता। यही तो संवैधानिक प्रक्रिया है। कांग्रेस ने जब पहली दफा डिलिमिटेशन के, एक करेक्शन में आपको और कर देता हूँ, आप सुनिए ना, मैं आपकी बात को पूरी कर रहा हूँ। जब पहली बार इन्होंने इसको फ्रीज किया 2026 के अंदर वो डिफ्रीज होना है, तो 2026 के अंदर बेसिकली जो नियम डिफ्रीज होना है कि उसके बाद ही आप डिलिमिटेशन कर सकते हैं। तो ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है, संविधान में इस चीज का उल्लेख है। तो ये कहाँ से आप इसको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं कुछ साबित नहीं कर रहा हूँ करेरा साहब। मेरा तो बस इतना कहना है कि जो नियम कानून है वो ये कहते हैं डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया अगर आप करते हैं, जो बेस ईयर आप 2011 का ले रहे हैं, 2026 का जनगणना का लेते हैं, तो उसको खत्म होने में 2031, 2032 का वक्त लग जाएगा और ऐसे में 2029 के चुनाव निकल जाएंगे। और यही एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है और इसीलिए यहां पर पेच फंस रहा है। 2011 की जनगणना को विपक्ष नहीं चाहता है। बहरहाल समय मुझे रोक रहा है, सवाल मेरे पास बहुत से थे। बहुत शुक्रिया सागर कसेरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलाभ शुक्ला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबर का। जल्द ही छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के लिए सीएम हेल्पलाइन नंबर जारी होने जा रहा है। ऐसे में आम जन से जुड़ी हुई किसी भी विभाग या किसी भी समस्या से, परेशानी से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके पास है तो उसका सीधा समाधान इसके जरिए निकालने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए बाकायदा अफसरों की जिम्मेदारी तय होगी, समय सीमा तय होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये जानकारी जशपुर के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान दी है। उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाइन नंबर पर आने वाली शिकायतें या फिर समस्याओं के निराकरण के लिए समय निर्धारित होगा। अगर तय समय पर शिकायत या समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव, सीएम हेल्पलाइन नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो मध्य प्रदेश, दिल्ली और कुछ राज्यों में चल रहा है। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में इसकी तरफ विचार किया जा रहा है। कब से लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं? कौन कौन सी सेवाओं के तहत इसमें लाभ मिल पाएगा? क्या जानकारी? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीधे जनता से रूबरू हो सके, उनकी समस्याओं से, उनकी परेशानियों से रूबरू हो सके, इसके लिए सीएम हेल्पलाइन नंबर जल्द जारी किया जाएगा। 24/7 ये जो सेवा है वो लगातार जारी रहेगी और इसके माध्यम से जन समस्याएं हैं, जन शिकायतें हैं, उसको सीधे मुख्यमंत्री मॉनिटर करेंगे। इसके लिए अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी और समयबद्ध तरीके से काम हो सके ये प्रयास होगा। तो इस दिशा में लगातार कदम जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात की जानकारी दी कि टाइम टू टाइम इसकी मॉनिटरिंग वे स्वयं करेंगे और समयबद्ध तरीके से काम कर सकें। जो अधिकारी इस काम में लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। चूंकि मुख्यमंत्री लगातार जन शिकायतों के और जन समस्याओं के निवारण के लिए प्रयास करते रहते हैं, उन्होंने
अपने जन चौपाल कार्यक्रम की भी शुरुआत की थी, लगातार लोगों से रूबरू भी हो रहे थे, लेकिन इस माध्यम से अधिक लोगों की समस्याएं जो है सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच सकेंगी और उसका सीधा निराकरण हो सकेगा। इस वजह से उन्होंने सीएम हेल्पलाइन नंबर जारी करने की घोषणा की है। आज ही उन्होंने इस संबंध में जानकारी दी। तो माना जा रहा है कि जल्द ही सीएम हेल्पलाइन नंबर जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे प्रदेश की जनता की जन समस्याओं से और शिकायतों से रूबरू हो सकेंगे। चलिए गौरव, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। सीएम हेल्पलाइन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें 24 घंटे और 7 दिन खुला रहेगा। उसमें कर्मचारी बैठे रहेंगे और जो टोल फ्री नंबर होगा उसमें कोई भी शिकायत दर्ज करा पाएंगे और सभी समस्याओं के निदान के लिए टाइम बाउंड होगा और समय पर उनके समस्याओं का निदान होगा। और अगर कोई अधिकारी टाइम बाउंड समय में समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। 5 का पंच में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।